हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बफर की प्रिपरेशन के बारे में, साथ ही इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बफर्स क्या होता है आपको पता होगा। ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि वीक एसिड और उसके सॉल्ट या फिर वीक बेस और उसके सॉल्ट से बनाया जाता है। इसके पहले की वीडियोस में हम बफर के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है वीक बेस और उसके सॉल्ट का या फिर वीक एसिड और उसके सॉल्ट का। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर गुड बफर। अगर हम कोई गुड बफर बनाना चाह रहे हैं, एक अच्छा सा बफर हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ बफर पढ़ने वाले हैं, तो प्रिपरेशन से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से क्राइटेरिया को कोई भी एक अच्छा बफर फॉलो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बफर के क्राइटेरिया से। तो इसका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है नॉन टॉक्सिक टू सेल और टिश्यूज। कोई भी बफर हम बना रहे हैं तो वो हमारी सेल्स के लिए या टिश्यू के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उस बफर को इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर ओरली ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के सेल्स या टिश्यू को नुकसान कर दे। ठीक है, तो वो सेल और टिश्यू के लिए कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इसका सेकंड क्राइटेरिया होता है हैविंग पीएच रेंज बिटवीन 6 to 8। इसका जो आइडियल पीएच रेंज है वो आपका 6 से 8 के बीच में होता है, लेकिन आपको इस रेंज के अलावा भी अलग अलग तरीके के बफर मिलेंगे जो आपका लो रेंज का भी हो सकता है, 2 का, 3 का या फिर 8 से ज्यादा का, यानी कि 10 का, 11 का। तो इस तरीके से भी आपको रेंज मिल सकता है, लेकिन जो आइडियल बफर का रेंज होता है जो हम बॉडी में यूज करते हैं वो बेसिकली आपका 6 से 8 के बीच का होता है। इसका जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है रिड्यूस्ड आयन इफेक्ट। इसमें जो आयंस का कंसेंट्रेशन है आपके बफर सॉल्यूशन में, H+ आयन हो या OH- आयन हो, उसका जो कंसेंट्रेशन है, उसका जो इफेक्ट है आयंस का, वो कम होना चाहिए किसी भी आइडियल बफर में। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन वाटर। वाटर में किसी भी बफर की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं वो हम वाटर में ही बनाते हैं उसका सॉल्यूशन को मेनली। तो क्या होगा, अगर वाटर के पीएच से आपका बफर इफेक्ट हो गया तो हमारा जो फाइनल बफर बनने वाला है उसमें किसी ना किसी तरीके की इनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसीलिए वो हमारा जो भी बफर हम बनाएंगे वो वाटर में कंप्लीटली स्टेबल होना चाहिए, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वाटर में मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट अफेक्ट स्टेबिलिटी बाई आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। जितने कॉन्सेंट्रेशन में हम बफर को बना रहे हैं, यानी कि जितने आयंस उसमें प्रेजेंट है, आइदर एसिड और बेस, उसका जो कंसेंट्रेशन है वो किसी भी तरीके से आपकी बफर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही टेम्परेचर के कारण आपका बफर डिग्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंपोजिशन इज इजी टू ऑब्टेन एंड प्रिपेयर। आप जो भी बफर बना रहे हो उसका जो कंपोजिशन हो वो इजी हो, साथ ही उसको बनाने का जो मेथड है वो भी इजी होना चाहिए। तो ये है आपके आइडियल बफर के क्राइटेरियाज। बफर सॉल्यूशन आर जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, पाउडर, लिक्विड और इन वैरायटी ऑफ पीएच। आपका जो बफर सॉल्यूशन मार्केट में मिलता है वो मेनली आपका क्या होता है, टैबलेट, पाउडर या फिर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इसका जो पीएच है वो वैरायटी के पीएच में मिलता है, यानी अलग अलग टाइप के पीएच में आपका जो बफर है वो मिलता है मार्केट में। आपको वो टैबलेट के फॉर्म में भी मिल सकता है, पाउडर के फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर लिक्विड के फॉर्म में भी मिल सकता है। वहां से भी हम डायरेक्टली उस बफर को यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रिपरेशन में। अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सम कॉमन बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन बनाने के कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स हैं। वैसे तो अगर हम आईपी में जाएं, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया में हम देखें, तो बफर बनाने के बहुत सारे मेथड है। साथ ही इसमें आपको बहुत सारे टाइप का बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए दिखेगा, जैसे कि 100 से ज्यादा बफर सॉल्यूशंस हैं। लेकिन हम उन सारे सॉल्यूशंस का प्रिपरेशन मेथड नहीं पढ़ सकते, ना ही हम उसको याद रख सकते हैं। इसीलिए जो सम कॉमन बफर्स होते हैं जिसको हम अपने मेनली फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं या इन विट्रो एनालिसिस में यूज करें या कहीं रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो जो कॉमन बफर सॉल्यूशंस है उसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका बफर सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर, HCl बफर। ठीक है, ये HCl के कारण ये जो इसका स्ट्रेंथ है, जो पीएच है, वो क्या होगा, एसिडिक की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो बफर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर, ये मेनली आपका जो पीएच है, ये आपका जो पीएच दिख रहा है 1.5 से 2.2। ठीक है, इसी रेंज के बीच में ये जो HCl बफर है वो बनाया जाता है। एसिड होने की वजह से, HCl होने की वजह से इसका जो रेंज है वो आप देख सकते हैं एसिड की तरफ है, यानी कि 7 से कम है, 1.5 से 2.2 तक। इस टाइप के बफर सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50 ml ऑफ 0.2 मोलर KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 ml किसका लेंगे, 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड का, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ 0.2 मोलर HCl, और उसमें हम क्या डालेंगे, 0.2 मोलर का HCl डालेंगे। और हम क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम इज मेड बाय एडिंग वाटर टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, 50 ml लेना है 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड का और 0.2 मोलर HCl का, इन दोनों को हमें मिला देना है और हमें वॉल्यूम मेकअप कर देना है अप टू 200 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसका पीएच आपका रहेगा 1.5 से 2.2 तक। ठीक है,
अब हम देखेंगे जो सेकंड बफर का प्रिपरेशन है। सेकंड बफर में क्या है आपका एसिड थैलेट बफर्स। तो इसका जो पीएच है वो होता है आपका 2.2 से 4.0 तक का। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक 50 ml ऑफ 0.2 मोलार पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलार HCl। फाइनल वॉल्यूम इज मेड बाय एडिंग वाटर टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 50 ml किसका लेना है, 0.2 मोलार पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का। ये देखिए आप इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, थैलेट एसिड, एसिड थैलेट बफर। ठीक है, तो इसमें दो चीजें रहेंगी, पहला तो रहेगा एसिड रहेगा, एक एसिड में हम HCl ले लेंगे, और जो थैलेट है, थैलेट में हम क्या लेते हैं, मेनली पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का यूज किया जाता है। तो नाम से भी आप इसके प्रिपरेशन मेथड को पता कर सकते हैं। जिस नाम का सॉल्यूशन बन रहा है, जिस नाम का बफर बन रहा है, उसी नाम के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस बफर में इंक्लूड होंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर था, तो इसमें मेनली क्या इंक्लूड हो रहा था, HCl इंक्लूड हो रहा था। इसके अलावा जो KCl यूज करें, इसमें भी एक क्लोराइड आयन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो थैलेट एसिड थैलेट बफर है, उसमें क्या होगा, आपका एक एसिड मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि एक HCl रहेगा, और थैलेट में आपका क्या रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 50 ml लेना है 0.2 मोलार का पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और उसमें हमें सफिशिएंट वॉल्यूम किसका डालना है, 0.2 मोलार HCl का। अब हम क्या कर देंगे, इस सॉल्यूशन को वॉल्यूम में कब कर देंगे, अप टू 200 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, एसिड थैलेट बफर बन जाएगा, जिसका पीएच आपका रेंज 2.2 से 4.0 तक का हो सकता है। नेक्स्ट इसका बफर है न्यूट्रलाइज थैलेट बफर। इसका जो पीएच है वो 4.2 से 5.8 के बीच में रहेगा। न्यूट्रलाइज थैलेट बफर, यहाँ पर जो न्यूट्रलाइज्ड वर्ड आया है वो आपका NaOH के कारण आया है, क्योंकि इस वाले बफर में हम NaOH का यूज करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, टेक 50 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH। फाइनल वॉल्यूम इज मेड बाय एडिंग वाटर टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइज्ड थैलेट बफर में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 50 ml लेना है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। जहां भी थैलेट बफर का नाम आएगा वहां आपको याद करके पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का यूज करना है। इसमें हमें क्या लेना है, 50 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेना है, और उसमें हमें क्या डाल देना है, 0.2 मोलर NaOH डालेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज्ड है। एसिड वाले में क्या ऐड कर रहे थे, HCl ऐड कर रहे थे, इसमें न्यूट्रलाइज वर्ड आया है, इसीलिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, NaOH का ऐड करेंगे। तो इसमें हमने दो चीज लिया है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट और NaOH। इन दोनों के क्वांटिटी को हमें डाल लेना है, और इसमें भी हमें क्या करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है अप टू 200 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। इसका जो नेक्स्ट बफर है वो है आपका फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर आपका जो इसका पीएच है वो फॉस्फेट की वजह से क्या होगा, आपका थोड़ा बेसिक बफर रहेगा, बेसिक या न्यूट्रल के आसपास का बफर रहेगा ये। तो इसका जो पीएच है वो कहाँ से रहता है, आपका 5.8 से 8.0 तक के पीएच का ये बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो फॉस्फेट बफर आपका क्या है, टेक 50 ml ऑफ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH। फाइनल वॉल्यूम इज मेड बाय एडिंग वाटर टू मेक 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉस्फेट बफर में आप देख रहे हैं इसमें क्या वर्ड आया है, फॉस्फेट वर्ड आया है। ठीक है, तो फॉस्फेट में हमें क्या लेना है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। थैलेट आएगा तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, फॉस्फेट आएगा तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, इसमें हम क्या लिए हैं, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लिए हैं, और उसमें हम क्या ऐड कर दिए, 0.2 मोलार का NaOH ऐड कर दिए हैं सफिशिएंट अमाउंट में। इससे हमें क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा, उसका हमें वॉल्यूम मेकअप करना है अप टू 200 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फेट बफर बना सकते हैं अलग अलग वैरायटी का, जिसका जो रेंज होगा आपका 5.8 से 8.0 तक का इसका रेंज होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट बफर है वो है आपका एल्केलाइन बोरेट बफर। एल्केलाइन बोरेट बफर नाम से पता चल रहा है, एल्केलाइन का मतलब है इसका जो पीएच है वो बेसिक रहेगा, और साथ में इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, बोरेट यूज कर रहे हैं। तो इसमें मेनली बोरेट के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बोरिक एसिड यहाँ पर आपका ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए हैं, सबसे पहले तो इसका पीएच देख लेते हैं। इसका जो पीएच रहेगा वो बेसिक रहेगा, क्योंकि इसके नाम में ही एल्केलाइन है। तो इसका जो पीएच है वो आपका कहाँ से रहता है, 8 से लेके 10 तक होता है, ये आप देख सकते हैं वीक बेस का रेंज है। ठीक है, तो इसका जो पीएच है वो है 8 से 10 तक का। इसमें हमें क्या करना है, 50 ml ऑफ बोरिक एसिड, KCl एंड सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ NaOH। एल्केलाइन थैलेट बफर में हमें तीन चीज ऐड करना है। सबसे पहला हम ऐड करेंगे बोरिक एसिड, फिर हम ऐड करेंगे KCl, और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे NaOH। तीनों चीज मिलाने के बाद, ये तीनों चीजों को मिलाने के बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है अप टू 200 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये जो एल्केलाइन बोरेट बफर है इसमें 3 इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। अभी तक हम जो बफर पढ़ते आ रहे थे इसमें कोई सा भी 2 इंग्रेडिएंट यूज हो रहा था और उसका वॉल्यूम मेकअप किया जा रहा था, लेकिन एल्केलाइन बोरेट बफर में हमें 3 चीजें ऐड करनी है, बोरिक एसिड, KCl और आपका NaOH। इन तीनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम मेकअप कर देंगे आप डिस्टिल्ड वाटर से अप टू 200 ml, तो आपका जो एल्केलाइन बोरेट बफर है वो बन जाएगा। इसका जो अदर बफर्स है, यानी कि ये जो हम जो मेजर बफर्स पढ़ रहे हैं
एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, बेस हो गया, वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये जो बफर हम पढ़ रहे हैं ये आपका जनरली यूज होने वाला बफर है, जो हम मेनली इन विट्रो एनालिसिस में, रिसर्च में या फिर हम जनरल फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं। इसके अलावा जो आईपी है उसमें बहुत सारे बफर्स का प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है, वो 100 से ज्यादा बफर्स के प्रिपरेशन मेथड है। इन सभी को हम कवर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया है, एक रेंज बना लिया है और उस रेंज में जो बफर यूज होता है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन उसमें अदर बफर भी आते हैं। अदर बफर्स में आपके किस टाइप के बफर आ जाएंगे, आपका आ जाएगा एसीटेट बफर। एसीटेट की वजह से इसमें क्या होगा, कोई ना कोई एसीटेट ग्रुप ऐड होगा। और ये जो एसीटेट बफर है वो बहुत सारे पीएच रेंज का अवेलेबल होता है, जैसे कि 2.8 पीएच, 3.5 पीएच, 3.7, 3.9, 4.4, 4.7 एंड 5.0, इतने सारे रेंज का ये जो एसीटेट बफर है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एसिटिक अमोनिया बफर, एक और बफर होता है जिसका नाम होता है एसिटिक अमोनिया बफर। अमोनिया यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि ये किस टाइप का बफर होगा, आपका थोड़ा सा बेसिक बफर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और बफर होता है अमोनिया बफर। अमोनिया बफर ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस वाला बफर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के अदर्स बफर भी हम अपने प्रिपरेशंस में यूज करते हैं, लेकिन मेनली हमको जो 5 बफर है आपका, इसका हमें प्रिपरेशन मेथड विथ पीएच एंड इंग्रेडिएंट्स हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। तो आप सारे का तो बफर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन नहीं दे सकते, तो इसके लिए आपको इन 5 बफर्स का जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप इसको इसके नाम से याद रखें। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है तो यानी कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और केसीएल मिल रहेगा। अगर आपका एसिड थैलेट आ रहा है तो इसमें आपका क्या क्या रहेगा, थैलेट रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और एसिड की जगह पे क्या रहेगा, HCl रहेगा। अगर आपका न्यूट्रलाइज थैलेट बफर आ रहा है तो इसमें आपका क्या रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट रहेगा और NaOH रहेगा। ठीक है, फॉस्फेट बफर आएगा तो क्या रहेगा, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट रहेगा और NaOH रहेगा। एल्केलाइन बफर में 3 चीज मिलेगा आपका, बोरिक एसिड, KCl और NaOH। तो ये है इसका पूरा प्रिपरेशन मेथड। चलिए देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बफर क्या होता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे बफर की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, साथ ही उसको किस कंडीशन में स्टोर करके रखना चाहिए जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इसके जो बहुत सारे पॉइंट्स है वो हम 1 बाय 1 अभी कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बफर से। सबसे पहला पॉइंट है इसका, सेल्फ लाइफ ऑफ मार्केटेड बफर इज 2 ईयर्स। जो मार्केट में बफर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, पाउडर के फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, वो सारे बफर्स का जो शेल्फ लाइफ है वो होता है आपका 2 साल का। 2 साल का उसका एक्सपायरी डेट होता है। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि कितने दिन तक वो बफर स्टेबल रहेगा, उसके बाद हम उस बफर को यूज नहीं कर सकते। तो एक टाइप का वो एक्सपायरी डेट है। तो आपका जो सेल्फ लाइफ होता है मार्केटेड बफर का वो 2 ईयर का होता है। उसके बाद वो बफर यूज करने लायक नहीं रहता है, या मे बी उसमें किसी तरीके का केमिकल डिग्रेडेशन आ सकता है। सेकंड पॉइंट है इसका, 3 to 6 मंथ फॉर ओपन बफर हैविंग पीएच लेस देन 8। अगर कोई सा भी बफर आपने बनाया है जो ओपन हो, ओपन एरिया में हो, और उसका पीएच अगर 8 से कम हो, 8 से अगर कम है उसका पीएच, तो उसका जो आपका शेल्फ लाइफ है वो 3 से 6 मंथ्स तक का हो सकता है। ठीक है, 3 से 6 महीने ही आप उस ओपन बफर को यूज कर पाएंगे अगर उसका पीएच 8 से कम हो। उससे ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसमें किसी भी तरीके का केमिकल डिग्रेडेशन आ सकता है या फिर उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। थर्ड है आपका इसमें पॉइंट, बेसिक बफर में चेंज देयर पीएच व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर CO2 टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हिच रिड्यूसेस इट्स पीएच। बेसिक बफर क्या होता है, अगर बेसिक बफर को खुला छोड़ दिया जाए हवा में, एयर में, तो क्या होगा, एयर में हमारे आपको पता होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जब बफर को खुला छोड़ दिया जाता है, मेनली बेसिक बफर को, तो वो क्या होता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कार्बोनिक एसिड की वजह से उसका जो पीएच है वो कम हो जाता है। कार्बोनिक एसिड नाम से ही पता चल रही है क्या, एसिडिक ग्रुप है, तो उसका जो पीएच है वो कम होगा। कम होगा यानी कि एसिड की तरफ चले जाएगा। ठीक है, पीएच रेंज आपको पता है ना, 7 होता है ये, और ये जो कम वाला रेंज है 7 से कम वाला यानी कि 3, 1, ये सब आपका क्या होता है, एसिड रेंज होता है। ठीक है, तो जब आपका बेसिक बफर एयर से रिएक्ट कर ले, यानी कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसे रिएक्ट कर ले और कार्बोनिक एसिड बना ले, तो इस केस में क्या होता है, जो उस बफर का पीएच है वो कम हो जाता है, एसिड की तरफ चले जाता है। तो वो बेसिक बफर है, लेकिन उसका जो पीएच है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से किस में चले गया, एसिडिक में चले गया, यानी कि अब वो बेसिक बफर नहीं रहा है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है, साथ ही वो हम उसको एज अ बेसिक बफर यूज नहीं कर सकते, वो एक टाइप से डिग्रेड हो गया है। ठीक है, फोर्थ इसका पॉइंट है, सेल्फ लाइफ ऑफ बेसिक बफर इज 1 मंथ इफ इट इज ओपन। आपका जो बेसिक बफर होता है उसका सेल्फ लाइफ सिर्फ 1 महीने का होता है अगर उसको ओपन छोड़ दिया जाए। पैक है, एयर टाइट कंटेनर में है, तब तक तो ठीक है।
मे बी उसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको ओपन रखा हुआ है, अगर आपने लैब में बनाया, आपने उसको ओपन छोड़ा हुआ है, उस केस में क्या होगा, इसका जो सेल्फ लाइफ है वो सिर्फ आपका एक महीने का ही रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बफर मस्ट लेबल द एग्जैक्ट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इनिशियल पीएच। जब हम कोई सा भी बफर बनाएं, चाहे हम इंडस्ट्री में बनाएं या फिर अपने लैब में बनाएं, हमें जिस दिन उस बफर को बनाया है उसका डेट वहां पर हमें मेंशन करना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। क्योंकि आपको पता है इसका जो सेल्फ लाइफ है वो कितनी जल्दी इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ 2 साल में। खुला है तो 3 से 6 महीने में या 1 महीने में। तो इतनी जल्दी अगर कोई खराब होने वाला चीज है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो बफर कितने दिन से वहां पर पड़ा हुआ है और हम उसको यूज कर लिया अपने किसी भी फॉर्मुलेशन में, तो वो कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। इसीलिए जब भी हम बफर का सॉल्यूशन बनाए अपने लैब में या इंडस्ट्री में, हम उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखें। जिस डेट में हमने बनाया है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हम उसको वहां पर लिखना पड़ेगा। साथ ही हमें क्या लिखना है, उसका इनिशियल पीएच लिखना है, यानी कि जिस दिन हमने बफर बनाया है और जिस पीएच का हमने बफर बनाया है, इन दोनों का डेट हमको लिखना जरूरी है। अगर हमने आज के डेट में बफर बनाया है जो कि 7 पीएच का है या 8 पीएच का है, तो हमें 8 पीएच का बफर आज के डेट के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि उसका इनिशियल पीएच कितना था, जिससे हम जब उसको दोबारा यूज करेंगे तो हम उस टाइम पे भी उसका पीएच को एक बार चेक कर सकते हैं यूज करने से पहले कि वो इनिशियल पीएच से सिमिलर है या नहीं। अगर वो इनिशियल पीएच से फ्लक्चुएट हो चुका है, इसका मतलब कि वो बफर खराब हो चुका है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर्ड इन टाइटली पैक्ड कंटेनर विद सील और एयर टाइट कंटेनर। बफर को हम जब भी स्टोर करके रखें तो हमको उसको क्या करना होता है, हमेशा पैक्ड कंटेनर में रखना है विद सील। सील लगा के रखना है हमको पैक्ड कंटेनर में, ठीक है। अगर हम उसको खुले में रख देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसका जो रिएक्शन हो रहा है एयर के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो क्या बना ले रहा है, कार्बोनिक एसिड बना ले रहा है और साथ में ही वो डिग्रेड हो जा रहा है। वैसे ही अगर एसिड बफर है तो उसको भी खुला छोड़ दिया जाए तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसको टाइटली पैक कंटेनर में रखना है सील के साथ। अगर हमारे पास टाइटली पैक कंटेनर नहीं है तो हम उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं जिसमें कोई भी एयर का इन्वॉल्वमेंट उस बॉटल में ना हो। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूजुअली स्टोर्ड इन 25 डिग्री टेम्परेचर। इफ स्टोर्ड इन लो टेम्परेचर देन बिफोर यूज इट नीड टू प्लेस इन अ रूम टेम्परेचर। देखो, हम जो बफर यूज करते हैं उसको मेनली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रखते हैं। आपको पता होगा रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर बोला जाता है। हम कोई भी बफर बनाते हैं या स्टोर करते हैं, हमको उसको मेनली 25 डिग्री टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर में ही स्टोर करके रखना है, अदरवाइज उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। मान लीजिए कि हमने उस बफर को ठंडे में स्टोर करके रखा है, ठंडे में मेनली स्टोर करने से भी बफर सेफ रहता है। तो मान लीजिए हमने उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया, तब क्या होगा, उसका जो पीएच है वो 25 डिग्री से कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, वो ठंडा होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने जब फ्रिज में रखा हुआ है अपने बफर को स्टोर करके, तो जब हम उसको रीयूज करेंगे, उसको निकाल के जब हमें यूज करना पड़ेगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको सबसे पहले निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो वो ठंडा है वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। जब वो रूम टेम्परेचर में आ जाए तब हम उस बफर को यूज कर सकते हैं। आइदर हमें उस बफर को ठंडे में यूज नहीं करना है, हमें सबसे पहले उसको रूम टेम्परेचर में लेके आना, उसके बाद ही हमें उसको यूज करना है, तभी उसकी स्टेबिलिटी हमारे फॉर्मुलेशन में बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डू नॉट स्टोर नियर विंडो और हीट सोर्स। हम जब भी बफर को स्टोर करें हमें किसी भी खिड़की या दरवाजे के पास में स्टोर नहीं करना है, साथ ही उसको हीट के पास स्टोर नहीं करना है, क्योंकि हीट में क्या होता है, हमारा जो बफर है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही आपका बफर ब्रेक होगा तो उसका जो पीएच है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगा। हम बफर कैपेसिटी में ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ ही इसको हमें किसी भी विंडो के पास में नहीं रखना है, क्योंकि विंडो से क्या होता है, हवा आती जाती रहती है, डस्ट पार्टिकल्स आते रहते हैं। तो अगर ओपन बफर है, हमने विंडो के पास रख दिया तो डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, वो बफर खराब हो जाएगा। अगर उसमें एयर आ गया किसी भी तरीके से, विंडोज है तो हवा भी आएगा, उससे अगर आपका एयर ज्यादा आ गया आपके बफर सॉल्यूशन में तो क्या हो सकता है, वो कार्बोनिक एसिड बना सकता है, उसका जो पीएच है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसका जो डिग्रेडेशन है वो जल्दी होने लगेगा। तो हमें कभी भी बफर को विंडो के पास में या फिर किसी भी हीट सोर्स के पास में नहीं रखना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, सम बफर्स आर स्टोर्ड इन एम्बर कलर ग्लास बॉटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कई बार जो भी हमारे बफर्स होते हैं उसको एम्बर कलर के ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं। एम्बर कलर का ग्लास बॉटल डार्क कलर के बॉटल्स होते हैं जो मेनली आप सिरप्स में देखते होंगे। जैसे कि आप ये वाला ग्लास बॉटल देख रहे हैं, ये जो ग्लास बॉटल है वो आपका एम्बर कलर का ग्लास बॉटल है। ये जो आपका दिख रहा है डार्क कलर का, ये डार्क कॉफी कलर का होता है। इसमें जब हम किसी भी सॉल्यूशन को स्टोर करके रखते हैं तो उसका जो सनलाइट है, अगर सनलाइट इस बॉटल में पड़ेगा तो भी वो क्या हो जाएगा, इस एम्बर कलर के बॉटल की वजह से वो इसके अंदर के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारा बफर सनलाइट से सेफ रहेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए इस तरीके के बॉटल्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट मस्ट बी स्टेबल एंड डू नॉट ब्रेक ड्यूरिंग स्टोरेज। आप जो भी बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको हमको अच्छे से स्टोर करके रखना है। इससे क्या होगा, वो बफर स्टेबल रहेगा
और क्या होगा, वो ब्रेक नहीं होगा स्टोरेज के दौरान पे, यानी कि वो बफर का जिस पीएच में हमने स्टोर करके रखा है वो उसी पीएच में रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन या थ्रू आउट द प्रोसेस, और उसमें किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। उसमें किसी भी तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, आपको पता होगा। तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर हम एयर में खुला छोड़ दें बफर को तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमें बफर को ऐसे कंडीशन में स्टोर करके रखना है जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड नॉट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द स्टोरेज। हम जब बफर को स्टोर करके रखें तो वो उसमें किसी भी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक अगर उसमें हो गए आपके बफर सॉल्यूशन में तो वो कंप्लीटली आपका डिग्रेड हो जाएगा। उसका जो पीएच है वो तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही, साथ ही उसमें केमिकल डिग्रेडेशन भी हो जाएगा। तो हमको अपने बफर को अच्छे क्लाइमेट में स्टोर करके रखना है, अच्छी जगह पे स्टोर करके रखना है, साथ ही उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है ताकि उसमें किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। तो ये था हमारा बफर का स्टेबिलिटी। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बफर की स्टेबिलिटी कई बार अफेक्ट हो जाती है। तो हम इसमें जितने ज्यादा पॉइंट्स को मेंटेन करके चलेंगे हमारा बफर उतना ही स्टेबल बनेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।